दोस्तों 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो लोग करोड़ों से कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं उनका एक वीडियो बनाया था उनके सर्वे का, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। काफ़ी लोगों के दिमाग की बत्ती जल गई। लेकिन अभी 2 दिन पहले मार्केट में कुछ इतना ज़बरदस्त भूचाल आया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। निफ्टी अचानक से 515 पॉइंट एक दिन में गिर गया, जिसकी वजह से मेरे जो लार्ज कैपिटल ट्रेडर्स हैं, जो एलीट ऑप्शन सेलर्स हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 95% ट्रेडर्स उस दिन लॉस में थे, केवल 5% ट्रेडर प्रॉफिट में थे। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ, मैंने सोचा कि केवल ट्रंप की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन जब मैंने ग्रुप में सर्वे किया तो रिजल्ट ने मुझे भी चौंका दिया। तो होपफुली आज का वीडियो आपको भी एनलाइटन करेगा, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, लार्ज कैपिटल से ट्रेड करते हैं या लार्ज कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हैं एक दिन, क्योंकि सभी का सपना होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि अगर आपको लार्ज कैपिटल से ट्रेडिंग करके अपनी लाइफ चलानी है तो ऐसे लोगों को सुनना जरूरी है जो लोग ये काम ऑलरेडी करते हैं। और आज का वीडियो ऑप्शन बायर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरा का पूरा माइंडसेट ऑप्शन बायर्स के वीडियोस को देख के सुना है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको सुनना चाहिए कि ऑप्शन सेलर कैसे सोचता है। उसके लिए मेरे वीडियो आपके लिए भी बहुत यूजफुल हो सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का एक भी शब्द मिस मत कीजिए, बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि हर एक शब्द बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर मैं बुकिश नॉलेज, किताबी नॉलेज आपके लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं आपके लिए लाया हूँ प्योर विजडम, जिसको देखकर समझकर आपके दिमाग की भी बत्ती चल जाएगी और शायद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए वीडियो लेकर आया हूं कि 8 जुलाई को, ये 8 जुलाई तो सिर्फ एक बहाना है, ऐसा मार्केट में कभी भी हो सकता है। मार्केट में कभी भी बड़ा भूचाल आए तो इस तरह की वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त डेटा आपके लिए लेकर आया हूँ, उसको देखकर आपके दिमाग की बत्ती जल ही जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं अपना बताता हूँ कि मैंने अपने जून के समरी के वीडियो में बोला था कि जुलाई का महीना जनरली मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जून के आखिरी के 4 दिन मेरे लिए पॉजिटिव थे, और जुलाई भी महीना ऐसा शुरू हुआ कि पहले पाँचों के पाँचों दिन मेरे लिए पॉजिटिव चले गए। तो मेरे को लगा कि भैया बहुत बढ़िया जुलाई का महीना चल रहा है, जून का एंड भी बढ़िया हुआ, तो जुलाई शायद मेरे लिए इस बार भी ड्रीम मंथ बन जाए, क्योंकि पिछले साल को जुलाई अब तक मेरा बेस्ट मंथ ट्रेडिंग में रहा है। लेकिन फिर 8 अप्रैल आई और सब कुछ तहस नहस हो गया, क्योंकि 8 अप्रैल को जो मेरा खुद का लॉस हुआ, नंबर वाइज शायद वो सबसे बड़े लॉसेस में से, सबसे बड़ा सिंगल डे लॉस में से एक था। अब उतना ज़्यादा डर नहीं लगता, पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन बड़ा लॉस तो बड़ा लॉस ही है। बड़ी कैपिटल पे बड़ा लॉस मतलब इंसान के नेट वर्थ में परसेंटेज में काफ़ी कमी आ जाती है। तो इतना बड़ा झटका मेरे को लगा, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो फिर मैंने ग्रुप में सर्वे किया। जनरली मैं डेली अपने ग्रुप में ट्रेडिंग सर्वे करता हूँ, लेकिन मैंने लार्ज कैपिटल वाले ग्रुप में भी सर्वे किया, तो मुझे पता लगा कि लार्ज कैपिटल ट्रेडर्स में से 95% लोगों का पैसा उस दिन डूबा है। और जो नॉर्मल कैपिटल है, जो लार्ज कैपिटल नहीं है, उनमें से भी 75% लोगों ने नुकसान किया है। देखिए, मेरे ग्रुप्स वो हैं जिनमें ऑन एन एवरेज 70 से 75%, 80% पैसा लोग रोज बनाते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स हैं। तो जब दोनों ग्रुप्स में यानी कि वन ऑफ द हाईएस्ट लूजिंग परसेंटेज देखा, तो मेरे को लगा इसके बारे में कुछ करना चाहिए, इसके बारे में कुछ डिटेल्स लेनी चाहिए। तो ग्रुप्स में काफ़ी चर्चाएं हुई, मैंने एक सर्वे भी किया ग्रुप में, और उस सर्वे का रिजल्ट आपके लिए एज एन एजुकेशन आज लेकर आया हूँ। क्योंकि देखिए, इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस है, जो किताबों में लिखा है वो रियल लाइफ से मैच करता है कि नहीं करता है। छोटी कैपिटल वाले ट्रेडर्स और बड़ी कैपिटल ट्रेडर्स वाले ट्रेडर्स में क्या डिफरेंस है। याद रखिए दोस्तों, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, वीडियो केवल ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस के लिए। 90% लोग ऑप्शंस की ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं, तो उस हिसाब से अपने एडवाइजर से समझ के अपना दिमाग लगा करिए, आप कोई भी चीज कीजिए। तो ये है चार्ट हमारा निफ्टी 50 का। देखिए, ये हमारा आवरली चार्ट है और 7 जुलाई तक का है। तो अगर आप देखो तो निफ्टी एक बहुत रेंज में फंसी हुई थी। हर रोज मैं अपनी एनालिसिस करता हूं तो आपको दिखाता हूं, ये 2 ऑरेंज लाइंस के बीच में फंस के निफ्टी ने फाइनली एक ब्रेकआउट दिया था हमें 3 जुलाई को। और ब्रेकआउट के बाद फाइनली देखिए 7 जुलाई को क्या हुआ, मार्केट ने नया टॉप बनाया, 24,500 को क्रॉस किया। फिर बाद के 2 घंटे में बिकवाली आई, तो एक तरह से दिन के लोअर पॉइंट्स की तरफ, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा खराब मोड दिखा रही थी, जबकि दुनिया बुलिश मोड में हो गई थी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल 24,266 का लेवल ब्रेकआउट किया था। तो ये तो था 7 की स्टोरी। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई वापस शुरू हो गई। तो जैसे मैं हर रोज सुबह 8:30 पौने 9 बजे ग्रुप में मैसेज डालता हूँ आज मार्केट में कैसा रहेगा, तो मैंने उस दिन मैसेज डाला। पहला मैसेज सिंपल था कि तो भाई कल का दिन अच्छा रहा, एंड में मार्केट थोड़ी गिरी। उसके बाद अमेरिका ईरान की वॉर थोड़ी वापस शुरू हो गई है, क्रूड ऑयल वापस $76 के ऊपर हो गया, यानी कि मार्केट में थोड़ी मंदी आ सकती है।
लेकिन गिफ्ट निफ्टी केवल 200 पॉइंट नीचे दिखा रहा था। तो मैंने बहुत क्लियरली लिखा, देखिए मैंने लिखा कि सिचुएशन खराब है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, राइट, मेरे को ऐसा लग रहा था। तो आज की मार्केट इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रही। कल 1:40 तक अच्छा समय था, उसके बाद थोड़ा टर्बुलेंस हुआ, मेरे को लगता है 24,200 बरकरार रहेगा। उसके बाद मैंने लिखा था कि मेरे आयन कॉन्डोर अगले 3 एक्सपायरी के और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 9 दिन की विनिंग स्ट्रीक आज खत्म होगी। तो मेरे को सुबह से पहले ही पता था, देखिए मैं भी लार्ज कैपिटल ट्रेडर हूँ, तो क्लियरली मेरे को पता था कि आज विनिंग स्ट्रीक खत्म होगी, आज मेरे को लॉस होगा, और उस लॉस के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड भी था। लेकिन जो मार्केट में हुआ वो कुछ बहुत बड़ा हो गया। तो मैंने तब भी लिखा था कि 24,400 के ऊपर का क्लोज फिर भी सही रहेगा, 24,200 के ऊपर क्लोज है तो बहुत ही अच्छा है। तो क्या हम 24,200 के ऊपर क्लोज कर सकते हैं? तो बेसिकली उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए मेरे सबके सब ग्रुप्स में और लार्ज कैपिटल वाले ग्रुप में भी, कि आज कुछ लोगों ने कहा मैं पॉजिटिव रहूंगा, नेगेटिव रहूंगा। लेकिन उसके बाद मार्केट में क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए अब मैं आपको, उसके बाद 3 दिन बीत गए, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, और ये मैं 15 मिनट की आपको कैंडल दिखाया हूँ। तो 8 जुलाई को गैप डाउन की उम्मीद थी 200 पॉइंट्स की, तो उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहला तो हो गया 9:15 से लेके 1:40 तक का। देखिए वो मार्केट कैसी रही, बिल्कुल फ्लैट सी रही, यानी कि 200 पॉइंट नीचे खुली मार्केट, राइट, 24,240 के आसपास, और फिर यहीं पर भटकती रही ऊपर नीचे। इनफैक्ट ऊपर भी गया मार्केट, 280 300 के आसपास तक भी गई, और उसके बाद 140 तक मार्केट उसी रेंज में रही। उसके बाद जो भूचाल आया, उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप में, ट्रम्प जी यूरोप में थे नाटो की मीटिंग में, तो सुबह सुबह उठे और उन्होंने एक जबरदस्त सा ट्वीट डाल दिया। उन्होंने बोला कि सीज फायर इज ओवर, और उनका ये बोलना था, देखिए मार्केट में फिर क्या तहस नहस हुआ। 211, जो ऑलरेडी मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिरी हुई थी, वहां से एक तरफा, राइट, अगले 1 घंटे में यानी कि 3 बजे तक मार्केट ने नया लो टच कर दिया 23,778 के पास का, राइट, 23,800 के आसपास तक का। तो इतना बड़ा फॉल आया। इंडिया विक्स भी राइज कर गया, वो आपको दिखाऊंगा बाद में, जरा सी ऊपर जाके बंद होगी। तो 515 पॉइंट का फॉल था, और इस फॉल को अधिकतर ट्रेडर्स नहीं संभाल पाए, लेकिन जो लोग बेयरिश हो चुके थे वो तो थोड़ा खुशी में थे कि उनको तो बढ़िया पैसा बन गया था, लेकिन बुल्स या न्यूट्रल ट्रेडर्स की वाट लग गई। उसके बाद देखिए 9 जुलाई का दिन थोड़ा ऊपर जाके बंद हुआ, फिर 10 जुलाई का दिन थोड़ा और ऊपर जाके बंद हुआ। अभी कल और पटाखे छूटने वाले हैं, उसकी बात हम एंड में करेंगे। तो बेसिकली एक बार विक्स भी आपको दिखा देता हूँ। 8 जुलाई का विक्स देखिए, 8 जुलाई तक विक्स वापस नॉर्मलाइज हो गया था, तो थोड़ा सा विक्स चढ़ा, राइट, 8 जुलाई में मॉर्निंग में थोड़ा सा विक्स चढ़ा, और फिर वापस 12.5 12.6 के आसपास था। लेकिन फिर 1:40 पर विक्स इतना जोर से चढ़ गया, उस दिन 30% विक्स चढ़ा था, 15 को भी क्रॉस कर गया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो मैं रेड लाइंस ड्रॉ की हुई है ना अपनी इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये पहले से ड्रॉ हुए हैं मेरे, देखिए उनको भी मार्केट ने सपोर्ट किया। 12.4 पे विक्स थोड़ी देर भटका, फिर 15 को भी रिस्पेक्ट किया एक तरह से, 15 से नीचे आया, लेकिन तब तक पूरी कहानी हो चुकी थी। फिर 9 जुलाई को नीचे गिरा, 10 जुलाई को और नीचे गिरा, कल वापस ऊपर चढ़ सकता है क्योंकि वॉर वापस थोड़ी बढ़ गई है। तो ये होगी हमारी कहानी। तो वापस अगर हम इधर आके देखें आर्ली चार्ट पे, तो देखिए ये जो बाद वाला पार्ट है, ये बाद वाला पार्ट है आर्ली चार्ट पे हमारा 8 जुलाई का, तो कितनी जोर से नीचे मार्केट की। तो आपने देखा कि दिन कैसे हाथ से फिसलता चला गया। तो जिन लोगों ने बेरिश व्यू लिया हुआ था उनका बढ़िया पैसा बन गया, लेकिन अधिकतर जो लार्ज कैपिटल ट्रेडर्स होते हैं, वो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो कितना क्लियरली कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बनाते। जब ट्रेंड पॉजिटिव हमें उससे पहले लग रहा था तो एकदम से नेगेटिव करना मुश्किल है, उसके लिए बेरिश करना मुश्किल है। तो 1:40 तक मेरा लॉस चल रहा था और मेरे रेंज में था, मुझे पता था इतना लॉस होना ही है, विक्स भी थोड़ा चढ़ा है, बाद में रिकवर हो जाएगा। लेकिन 140 पर जो स्पाइक हुआ उसकी वजह से जो इंडिया विक्स भी 30% चढ़ गया, सॉरी मार्केट नीचे गिर गई, तो मेरा लॉस 5 गुना हो गया। तो यानी कि जो 1:45 तक लॉस था उसका 5 गुना हो गया। और क्या होता है ना कि जब अपना लॉस होता है तो इंसान देखना चाहता है कि भाई मैं अकेला ही ऐसा हूँ कि सबका लॉस हुआ। जैसे मैंने बोला ना कि मैंने 2 दिन पहले बोला था, अनिल सिंह भी बोलते हैं कि बचपन में जब हमारे घर की लाइट जाती थी तो दुख तो हमें होता था, लेकिन हम ये देखते थे कि भाई पड़ोसी की भी गई है कि नहीं गई है, क्योंकि अगर पड़ोस में सबकी गई है तो दुख उतना ज्यादा नहीं होता, कम होता। तो मैंने ग्रुप में डाला तो पता लगा कि सभी लोगों का अच्छा खासा लॉस हुआ है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन लोग का साइकोलॉजी सेटअप कैसा था, क्योंकि जो मैंने सर्वे किया है उसके पूरे रिजल्ट्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो सर्वे में मैंने लोगों से क्वेश्चंस पूछे, मैंने बोला कि 95% लोगों ने पैसा कमाया था। ये सर्वे मैंने केवल लार्ज कैपिटल ट्रेडर्स वाले ग्रुप में किया था, क्योंकि एक तरह से जिनकी कैपिटल ज़्यादा बड़ी है वो उनका स्टेक थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा कि आप खुद बताओ, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर करो। पहला तो ये कि जो आपका लॉस हुआ उसका प्राइमरी रीज़न क्या था आपके हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रम्प था, किसी और के हिसाब से कुछ और हो सकता है।
दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसके बारे में क्या आपको करना चाहेंगे या फिर एक वन ऑफ इवेंट मान के इसको भूल जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, सिक्स सिग्मा इवेंट्स क्रिएट हो जाती है। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में आपकी लर्निंग्स, आपकी इनसाइट्स क्या हैं, आपने इसमें क्या सीखा, क्योंकि खासकर तो ऑप्शन सेलर्स के लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो जो इतने अच्छे अच्छे लोगों ने रेस्पॉन्स दिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन रेस्पॉन्सेज को मिलाकर मैंने अपनी कुछ लर्निंग्स क्रिएट की हैं, तो वो लर्निंग्स आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो है। याद रखिए दोस्तों, सब लोग करोड़ों से ट्रेड करते हैं, मतलब कि, और अधिकतर के लोग इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। लॉस वाले ट्रेडर्स बहुत कम है, प्रॉफिटेबल वाले बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स हैं। तो उनकी लाइफ, जैसे मेरी लाइफ जो है, मेरा जो खाना पीना सब चलता है वो ट्रेडिंग से ही चलता है और उस ऑप्शन सेलिंग से ही चलता है जिसके बारे में वीडियोस बनाता हूँ। तो उन लोगों की जो वेल्थ है, जो टोटल वेल्थ है, उसका एंटायर पार्ट, उसका सिग्निफिकेंट पार्ट, कई लोगों का तो अपनी पूरी वेल्थ का, मान लीजिए कोई इंसान 5 करोड़ का इंसान है तो उसमें से 3 करोड़ वो केवल ऑप्शन सेलिंग में ही लगा रखे हैं। तो अपनी वेल्थ का बहुत बड़ा स्टेक वो लोगों ने इसमें लगाया हुआ है। कुछ लोगों ने 5%, 10%, 2%, जिसका जो भी है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा पैसे वाले लोग हैं। इनमें से अधिकतर लोग फुल टाइम ट्रेडर हैं या ऑलमोस्ट फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, और उनमें से अधिकतर लोग काफ़ी ज़्यादा सीनियर भी हैं, लाइफ में भी, एक्सपीरियंस में भी, ट्रेडिंग में भी। ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इतनी कैपिटल पहली बात तो इंसान तभी कर पाता है कि जब वो थोड़ा कैपिटल, जब वो लाइफ थोड़ा देख ले, थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाए। और उसके बाद बहुत यंग एज में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रेडिंग को फुल टाइम प्रोफेशन ले पाते हैं या फिर इतनी बड़ी कैपिटल को दांव पर लगा सकते हैं। फिर इनमें से देखिए काफ़ी लोगों ने उसमें से काफ़ी पार्ट रिकवर भी कर लिया अगले 2 दिनों में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जब सर्वे हुआ था तब तक ये थोड़ी रिकवरी कर चुके थे, लेकिन सर्वे के लिए लोग वापस 2 दिन पहले गए 8 तारीख को, और उन्होंने क्या क्या फील किया वो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट हो गई, क्योंकि थोड़ा सा कुछ लोगों का थोड़ा रिकवर हो गया, कुछ लोगों को ने बड़ा लॉस बुक कर लिया तो उनको झटका भी लग गया क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी। तो हर तरह के लोग हैं। तो देखिए मैंने जैसे बोला कि जब मैंने पिछला सर्वे किया था तो उसमें बताया था कि किस किस तरह के ट्रेडर्स हैं ग्रुप में। कोई डीप ओटीएम सेल करता है, कोई एटीएम आईटीएम सेलिंग करता है, कोई पोजिशनल सेलिंग करता है, कोई आयरन कॉन्डोर में करता है, कोई बैटमैन में करता है, कोई डायरेक्शनल सेलर है, कोई मल्टी स्ट्रेटेजी सेलर है, एक ट्रेडर है, कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप पे काम करता है। तो कौन कौन क्या क्या है इसका, इन लोग के नाम जानने हैं तो आप पिछले वीडियो में देखिए। आज शुरू करते हैं कि क्या लर्निंग्स थी उस पूरे के पूरे सर्वे की, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहली लर्निंग ये थी कि इवेंट से जो छुपे हुए रिस्क हैं सिस्टम में, राइट, जो ट्रेडिंग में छुपे हुए रिस्क है वो सामने आ जाते हैं। क्योंकि ये इवेंट उस समय हुई जब विक्स इतना लो हो चुका था, सब लोग शांत थे। तो बेसिकली कई ट्रेडर्स ने लिखा कि जनरली मेरी स्ट्रेटेजी काम करती है, आज नहीं की, राइट, क्योंकि एक रेयर इवेंट था। हर रोज तो ट्रंप दोपहर को 2 बजे ट्वीट डालते नहीं, क्योंकि वो तो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन इस बार वो यूरोप में थे तो उससे भी हम लोग फंस गए। जैसे नटराजन जी, समीर, सुनील, करतार जी, इन सब लोगों ने इस तरह की बातें लिखी है। ऑब्वियसली मैं थोड़े से ही नाम ले रहा हूँ कि लोग, सर्वे का रिजल्ट तो बहुत सारे लोगों ने अपना बताया था। तो इस समय क्या पता चलता है कि अधिकतर जो स्ट्रेटेजीज होती है वो नॉर्मल मार्केट में उनका टेस्ट नहीं होता। ऑब्वियसली नॉर्मल मार्केट में तो स्ट्रेटेजीज अच्छी चल जाती हैं, स्ट्रेटेजीज का टेस्ट होता है जब एबनॉर्मल डेज हो। अब उस टेस्ट को हमें मानना है कि नहीं मानना है, क्योंकि अगर हम एबनॉर्मल डेज के बेस पर अपनी रेगुलर लाइफ चलाएंगे तो भी बहुत दिक्कत की बात है, राइट। तो कुछ दिमाग उस तरह से हमें सेट करना है। दूसरी लर्निंग ये है कि डिसिप्लिन फेलियर कॉज बिगर लॉसेस दैन ट्रम्प, यानी कि ट्रम्प से तो लॉस हुआ ही, लेकिन अधिकतर लोगों ने लिखा कि जो कहीं ना कहीं उनका डिसिप्लिन फेल हो गया था। वो डिसिप्लिन किसी भी चीज में हो सकता है कि, लेकिन स्ट्रॉन्ग थीम ये भी निकल के आया है कि जैसे संतोष जी ने लिखा कि अपना खुद का रूल उन्होंने स्किप कर लिया, राइट। अब वो हेजिंग का रूल हो सकता है। सुरेंद्र जी ने लिखा कि एल्गो को इग्नोर कर दिया और मैनुअल ट्रेडिंग कर ली उस दिन और हेज भी नहीं लगाए। तो देखिए कई बार ना कोई जो डिसिप्लिन से हम काम कर रहे हैं उसको हम ब्रेक कर दे तो अननेसेसरी लॉस हो जाता है। ऐसी श्रीनिवास ने लिखा कि अनयूजुअल टाइम पे मैं एंटर कर गया, राइट, यानी कि हो सकता है वो 1:30 बजे एंटर किए हों क्योंकि उन्हें दिखा मार्केट फ्लैट चल रही है। विनीत जी ने लिखा कि स्ट्रैटेजी चेंज की थी बस एक ही दिन पहले, और क्योंकि विक्स लो हो गया ना तो इंसान अब नॉर्मलाइज कर, एक ही दिन पहले स्ट्रैटेजी चेंज की और उसी में नुकसान हो गया। तो एक ब्रिलियंट पॉइंट ये भी निकल के आया है कि सर्वे से पता चलता है कि फायर भले ही ट्रंप ने शुरू की हो, लेकिन हम में से कई लोगों ने अपने घर में पेट्रोल इकट्ठा कर रखा था, तो जैसे ही फायर लगी तो घर में ब्लास्ट हो गया। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब विक्स लो हो गया तो कई ट्रेडर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। जैसे मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि अब मार्केट मेरे स्ट्रॉन्ग जोन में आ गई है, क्योंकि एक तो लगातार 8-9 दिन पैसा कमाया, तो मेरे को लगा कि तो मैं भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई अब तो मार्केट मेरे स्ट्रॉन्ग जोन में आ गई है, पैसा बनाने का टाइम आ गया है।
तो मतलब कई लोगों ने ये बात रिपीटेडली बोली है कि लो विक्स से सब लोग थोड़े रिलैक्स हो गए, हो भी जाना चाहिए, लेकिन झटके कैसे लगते हैं। विनीत जी ने, समीर, सुदीप्ता, अनिल, कई लोगों ने लिखा, और लोगों ने सस्ते प्रीमियम बेचे क्योंकि प्रीमियम्स भी कम हो गए थे, एक तरह से रिस्क भी था, लेकिन लगता है कि प्रीमियम कम है, विक्स भी कम है, तो मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली है, राइट, मार्केट बहुत जोर से नहीं भागने वाली है। तो मैं भी रोज ये बोल रहा था पॉजिटिव टू रेंज बाउंड मार्केट रहने वाली है। तो सस्ते प्रीमियम बेच दिए या क्लोजर स्ट्राइक्स के प्रीमियम बेच दिए, राइट, ज़्यादा क्वांटिटी करने लगे, जिन लोगों ने क्वांटिटीज रिड्यूस कर दी थी, तो एक तरह से नॉर्मल लाइफ वापस आनी शुरू हो गई थी। जब सब इंसान रिलैक्स हो जाते हैं ना कि अब कुछ नहीं होने वाला, चैन से सो जाते हैं, तभी चौकीदार कुछ गड़बड़ कर देता है, राइट। तो बेसिकली टेल रिस्क उसी समय सबसे बड़ा हो जाता है, सब जब किसी सबको चिंता नहीं होती, सब बेफिक्र होते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला। चौथा पॉइंट है कि पोजीशन साइज मैटर्स। देखिए कुछ ट्रेडर्स ने अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर दी थी तो वो लोग सरवाइव कर गए, राइट। कुछ और ट्रेडर्स ने पूरी क्वांटिटी से ट्रेड करे थे मेरे जैसे, तो उनके एमटीएम लॉसेस भी बड़े बड़े हो गए। एग्जाम्पल्स हैं जैसे सुदीप्ता जी, विनीत जी। तो बेसिकली पोजीशन साइज का अगर हम ऐसे में ध्यान नहीं रखेंगे, और देखिए कई बार पोजीशन साइज ना लक की बात भी होती है कि क्योंकि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, जैसे मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो आजकल मैं 60-70%, 80% भी कभी कैपिटल लेके जाता हूँ। वीकेंड में जरा ज़्यादा कैपिटल बचा लेता हूँ, लेकिन वीकडेज में, राइट, क्योंकि ट्यूसडे टू वेडनेसडे तो थोड़ा ज़्यादा कैपिटल लगी हुई थी या सारी कैपिटल लगी हुई थी, तो पोजीशन साइज फुली ऑन था, तो उसका नुकसान काफ़ी बड़ा हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, हेजिंग मैटर्स। ऑब्वियसली पूरा हेजिंग का खेल है ऑप्शन सेलर्स के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग रेस्पॉन्सेज आए। कुछ लोगों ने लिखा कि हेजेस थी ही नहीं, क्योंकि विक्स जब कम हो जाता है तो लगता है हेजेस में पैसा क्यों बर्बाद करना। संतोष जी ने लिखा, और फिर लोगों ने कहा टाइटर हेजेस, तो ये लेकिन बहुत दूर थी तो और टाइट चाहिए थी, जैसे समीर जी ने लिखा। कुछ लोगों ने हेज हटा दी थी, सुदीप्ता जी ने लिखा। वो तीनों एसएसएस वाले हो गए, राइट। तो हर एक ट्रेडर ने हेजिंग के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बात लिखी कि हेज थी नहीं या हेज थी तो बच गए, राइट। हर तरह के लोग हैं वहाँ पे। तो हेजिंग मैटर्स। पॉइंट नंबर 6 क्या है, एडजस्टमेंट से हेल्प तो मिली लेकिन उससे लॉसेस खत्म नहीं हुए। देखिए एडजस्टमेंट इंसान करता ही है, और कुछ लोगों ने इसमें शायद बाद के 2 दिन के एडजस्टमेंट भी काउंट कर लिए। देखिए मैं भी वो पूरा का पूरा दिन मेरा एडजस्टमेंट में ही गया, पौने 2 बजे तक। पौने 2 बजे के बाद मैं पैनिक हुआ तो कुछ मैंने लॉसेस भी कट किए, लेकिन तब तक मैं एडजस्ट ही कर रहा था क्योंकि लग रहा था कि अभी अपनी रेंज में ही है, विक्स नीचे आएगा तो सब बराबर हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने लिखा कि 70% रिकवरी भी हो गई, 90% भी हो गई है, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। कुछ और ने लिखा कि एडजस्टमेंट से पेन कुछ तो कम हुआ, लेकिन एडजस्टमेंट से मिरेकल तो नहीं होते ना। और निर्मला जी ने तो लिखा, एक्चुअली उनका मैं पोस्ट पूरा का पूरा डालना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मैंने पेस्ट नहीं किया अपने पीपीटी में, लेकिन उन्होंने लिखा कि उन्होंने काउंटर पॉइंट प्रोवाइड किया। ऑब्वियसली उनका काउंटर पॉइंट आपको कभी आगे बताऊंगा या किसी दिन के वीडियो में बताऊंगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि एडजस्टमेंट कोई मैजिक नहीं है, राइट। एडजस्टमेंट कोई ऐसी, कई लोग मेरे को रोज लिख रहे हैं सर आपने उस दिन कैसे एडजस्टमेंट के लिए उसके लिए वीडियो बना दो, तो मैं वो वीडियो बना भी दूंगा। तो जिस दिन मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ उस दिन के मेरे एडजस्टमेंट आपके किस काम के। लेकिन हाँ, उस दिन जो मैंने एडजस्टमेंट किए थे, क्या मेरा माइंडसेट था कि आगे मार्केट कहाँ जा सकती है, तो उस अगले 2 दिन में मेरी कुछ रिकवरी हुई क्या, डेफिनेटली कुछ तो हुई। क्या पूरी हो गई? द आंसर है पूरी तो नहीं हुई, आधी भी नहीं हुई। लेकिन उस दिन का एडजस्टमेंट वीडियो बनाना कोई खास फायदे की चीज़ नहीं है, खासकर उस इंसान के लिए जिसका प्रॉफिट उस दिन ना हुआ हो। और फिर इट इज़ जस्ट अ डैमेज कंट्रोल। डैमेज कंट्रोल हो सकता है लेकिन मैजिक क्रिएट नहीं होता। पॉइंट नंबर 7, एमटीएन लॉस और एक्चुअल लॉस में फ़र्क होता है। देखिए कई लोगों ने जो उस दिन सर्वे में रिजल्ट में अपना डाला, राइट, कि मेरा लॉस हुआ है, तो ऐसा नहीं कि उन लोगों ने लॉस बुक कर लिया, उनका एमटीएम लॉस था। लेकिन ग्रुप की यही खासियत है कि लोग वेट नहीं करते कि कब तक हफ्ता खत्म हो जाए, महीना खत्म हो जाए। लोग उस दिन मेरा कैसा रहा वो डाल रहे हैं, है ना। उनको कोई जज नहीं करने वाला, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाला, ट्रॉफी नहीं देने वाला, उनको कोई फेल पास नहीं करने वाला। तो कई लोगों ने ऐसे बोला कि भाई एमटीएम लॉस मेरा बहुत बड़ा था, या लेकिन बाद में काफ़ी रिकवरी हो गई, 2 दिन बाद रिकवरी हो गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि कई बार हम एमटीएम लॉस को फाइनल पीएनएल भी मान लेते हैं, राइट। और उसमें मानने में गलत बात भी नहीं है, लेकिन एमटीएम लॉस है। और अगर मार्केट आपकी रेंज में ही है, मान लीजिए आपने 1000 पॉइंट का स्ट्रैंगल बनाया हुआ था, तो उस दिन का एमटीएम लॉस से आपको, एमटीएम लॉस तो था लेकिन कोई बहुत बड़ा उसको चैलेंज नहीं आया होगा आपको, राइट। तो उस दिन का एमटीएम लॉस फाइनल एमटीएम लॉस नहीं था आपका, लेकिन उस दिन का सच वही है। क्योंकि अगर किसी रीजन से आपको दिन के एंड में पैसा चाहिए हो, तो आप 3:30 बजे उसको अपने साथ सब कुछ बुक कर लिया, तो एमटीएम लॉस आपका बुक हो गया, तो उस दिन का सच तो वही है। आखिरी पॉइंट नंबर 8 ये है कि एक्चुअली एक सरप्राइज विनर। बेसिकली ऐसा नहीं कि सबने पैसा गंवाया, तो किसी किसी ने कमाया भी। तो उनमें से मैं एक का, जतिन ने उस दिन अच्छा पैसा बनाया। उन्होंने लिखा कि वो डायरेक्शनल ट्रेडर हैं
और बेसिकली देखिए अधिकतर जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वोलेटिलिटी को शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप एक डायरेक्शनल हो तो जिस दिन बड़ा मूव आता है उस दिन बड़ा पैसा बन जाता है। इसीलिए जो मेरा नॉर्मल कैपिटल वाले ट्रेडर्स का ग्रुप है उसमें ज़्यादा लोगों ने पैसा बनाया 25% ने, क्योंकि वो देखिए कम कैपिटल से आपको एक डायरेक्शनल व्यू लेना आसान होता है, राइट। लेकिन बड़ी कैपिटल हो, आपने पोजिशनल बनाया हुआ है, तो उस दिन लॉस होना काफ़ी लाजमी था, खासकर इसलिए जब विक्स 30% आपका चढ़ गया उस दिन। सुबह मैंने आपको अपना वो दिखाया था, वो मैसेज कि मेरा आज लॉस होना ही है, एंड आई वाज ओके विद दैट। मेरे को लग रहा था जितना भी लाख का लॉस होगा इट्स होगा। लेकिन जब ट्रम्प का स्टेटमेंट आया तो उससे मेरा लॉस कई गुना बढ़ गया। पहले मैंने सोचा कि लॉस ट्रम्प नहीं किया, राइट, अभी तक भी मैं यही सोच रहा हूँ। लेकिन जब इतने सारे लोगों के रेस्पॉन्सेज आए तो मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आई कि हर इंसान ने किसी और चीज़ को ब्लेम किया, भले ही मैं ट्रम्प को ब्लेम कर रहा हूँ। अब मैं ट्रम्प को ब्लेम क्यों ना करूं, क्योंकि पिछले 2 सालों में ट्रम्प की वजह से मैं क्लियरली कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपया मार्केट में कमा चुका हूं। अब बस मेरे को तसल्ली ये है कि कहीं ना कहीं मैं सर्वाइव कर गया, और ये सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वीडियो में समझ आएगा। कहीं ना कहीं मैं सर्वाइव कर गया और नेट नेट प्रॉफिटेबल ही रहा, तो उस चीज़ की तसल्ली है। लेकिन ट्रम्प ने मेरा बहुत नुकसान करा है। तो किसी ने ट्रम्प को ब्लेम किया, किसी ने लैक ऑफ हेजेस को ब्लेम किया, किसी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने को ब्लेम किया, किसी ने पोजीशन साइजिंग को ब्लेम किया, राइट, तो किसी ने हेज को रिमूव करने को ब्लेम किया। इसका मतलब ये है कि मार्केट ना केवल हमें एग्जामिन कर रही है, राइट। हर एक ट्रेडर कहीं किसी किसी अलग पॉइंट पे फेल हुआ है, तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। टॉप लर्निंग्स क्या है, देखिए अब मैं जो भी लर्निंग्स आपको दिखाई है, एक्चुअली लर्निंग और भी ज़्यादा थी, लेकिन मैं 10 लर्निंग आपको क्विकली कवर कर देता हूँ। डिसिप्लिन बीट्स प्रेडिक्शन, तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। लो विक्स डेंजरस होता है, मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि विक्स इतना लो होता जा रहा है तो क्या हम ट्रेडिंग बंद कर दें। मेरे को लगता है मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है वो है भी, लेकिन जिस दिन विक्स फटता है ना उस दिन लॉस होना मैंडेटरी हो जाता है। चीप प्रीमियम मतलब चीप रिस्क नहीं होता, प्रीमियम चीप हो गए रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है उससे। कभी भी कैजुअली हेजेस को नहीं हटाना चाहिए, तो इतना कैजुअल कभी मत हो जाओ लाइफ में कि अपने हेजेस को हटा दो, राइट। अपने घर का दरवाजा खोल के सो जाओ, अगर आप राम राज्य में रह रहे हो तो भी दरवाजा खोल के मत सो भैया, है ना। पोजीशन साइज डिसाइड्स सर्वाइवल, देखिए सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आपका पोजीशन साइज अगर आपका छोटा है तो आपको इतना बड़ा लॉस नहीं होगा कि आपको कुछ गलत एक्शन लेना पड़ जाए। रेयर इवेंट्स रेगुलरली होते हैं, राइट। और एमटीएम लॉस हमेशा फाइनल लॉस नहीं होता। नंबर 8, एडजस्टमेंट से डैमेज कम तो हो सकता है लेकिन खत्म नहीं होता। नंबर 9, ब्लैक स्वॉन, जो ये रेयर इवेंट होती है, जो नेगेटिव इवेंट्स होती है, इनसे हमारी स्ट्रैटेजी की, हमारी साइकोलॉजी की, हमारी ट्रेडिंग की वीकनेसेस, कमजोरियों का पता चलता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि कैपिटल प्रोटेक्शन ना मंथली रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पिछली वीडियो में भी यही था कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन हो गया उसमें, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 लर्निंग्स हैं। अगर हम इन लर्निंग्स को अब ऑप्शन बायर की तरह देखें, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप देखिए, आपने समझा कि ऑप्शन सेलर किस तरह देखता है, लेकिन इनमें से देखो, अगर आप देखिए डिसिप्लिन बीट प्रेडिक्शन, ये ऑप्शन बायर के लिए भी ठीक है। लो विक्स इज डेंजरस, ये बायर के लिए शायद सही नहीं है, शायद है, क्योंकि वो लो विक्स में कुछ खरीद लेता है तो कई बार विक्स स्पाइक हो जाता है तो बहुत मोटा पैसा कमा लेता है। तो चीप प्रीमियम इजंट चीप रिस्क, ये ऑप्शन बायर के लिए भी वैलिड है, राइट, क्योंकि वो सोचता है चीप प्रीमियम में खरीद लो, लेकिन पता लगता है कि वो मार्केट साइडवेज होगी तो चीप प्रीमियम पे भी पैसे नहीं कमा पाता वो, तो चीप प्रीमियम पे रिस्क बड़ा हो जाता है। नेवर रिमूव हेजेस, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए जनरली हेजेस यूज करते ही नहीं है वो। पोजीशन साइज ऑप्शन बायर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो पूरी कैपिटल लोग एक ही दिन में उड़ा देते हैं। रेयर इवेंट्स उनके लिए भी होती हैं रेगुलरली। और एमटीएम इजंट फाइनल लॉस, वो बात तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए खतरा ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है। और देखिए एडजस्टमेंट रिड्यूस डैमेज नॉट एलिमिनेटेड, राइट, क्योंकि ऑप्शन बायर एडजस्टमेंट करते ही नहीं है, वो तो स्टॉप लॉस देते हैं, तो उनके लिए इसे वैलिड नहीं है। ब्लैक स्वॉन एक्सपोजेस वीकनेस, तो ऑप्शन बायर एक्चुअली ब्लैक स्वॉन में ही बड़ा पैसा कमाते हैं, है ना। तो कई लोग जो अरबोपति करोड़पति बन गए कोविड टाइम में, राइट, तो इस दिन भी 8 तारीख को भी कई ऑप्शन बायर ने बहुत मोटा पैसा कमाया। पॉइंट नंबर 10, कैपिटल प्रोटेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मंथली रिटर्न, ये चीज ऑप्शन बायर्स के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरा ये मानना है कि बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मेरे हिसाब से क्या है, जैसे पिछले वीडियो में था रिस्क मैनेजमेंट, राइट, इस वीडियो में और पिछले 5-6 सालों से मैंने इतने बड़े बड़े नेगेटिव इवेंट्स देखे हैं, मेरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि अगर ऑप्शन सेलर का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो हर एक लॉस को अवॉइड करना नहीं होता। उसका ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि हर एक लॉस को अवॉइड करना तो इम्पॉसिबल है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि
जितने भी शॉक मिले किसी ना किसी तरह से शॉक के टाइम में सरवाइव कर जाओ। तो ऑप्शन सेलर इज अ सर्वाइवर, यानी कि अगर आप शॉक को सरवाइव करना सीख गए तो आपको हर साल अच्छे पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता एज एन ऑप्शन सेलर, राइट। तो बायर के लिए भी जरूरी है और बड़ी कैपिटल छोटी कैपिटल हर सेलर के लिए जरूरी है, लेकिन सर्वाइवर माइंडसेट, सर्वाइवर कैपेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कि फाइनली थीटा आपके लिए काम कर जाएगा, है ना। तो कितना कुछ हो जाए, जैसे ही वापस एंड कॉन्डोर का टाइम आता है मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि चलो एंड कॉन्डोर का टाइम आ गया, क्योंकि उसमें थीटा मेरे लिए काम कर जाता है। तो दोस्तों याद रखिए कि यू शुड सर्वाइव शॉक्स। झटके खाने आप सीख लो, मैंने कि झटके जब खाएं तो उसमें सर्वाइव कर जाओ। तो मैंने अपनी तरफ से एक कोटेशन बनाई है इसको लेके। मेरा ये मानना है कि ऑप्शन सेलिंग में सफल वही नहीं होता जो कभी नुकसान ना करे, बल्कि सफल वो होता है जो नुकसान के बाद भी टिके रहने की क्षमता रखता है, यानी कि जो सर्वाइवर होता है। इन ऑप्शन सेलिंग सक्सेसफुल इज नॉट द वन हु नेवर मेक्स अ लॉस, बट सक्सेसफुल इज द पर्सन हु हैज द कैपेसिटी टू सर्वाइव इवन आफ्टर लॉसेस, राइट। तो आज पूरी ये वीडियो बनाते बनाते मैंने अपनी एक कोटेशन भी बना दी। अब थोड़ा सा मार्केट आउटलुक देख लेते हैं कल के लिए। देखिए थोड़ी सी यूएस ईरान की टेंशन वापस बढ़ गई है, यानी कि वीकेंड एक्शन पूरे जोरों से चल रहा है। तो विक्स वापस फिलहाल तो थोड़ा लो है, लेकिन कल सुबह सुबह विक्स भी चढ़ जाएगा, यानी कि लॉसेस वापस सामने आएंगे। तो कल सुबह की कमेंट्री बहुत जरूरी हो जाएगी। तो कल सुबह 8, साढ़े 8 से साढ़े 8 बजे तक क्या हो रहा है मार्केट में, 9:15 से पहले, यानी कि इंडिया विक्स कहाँ पे है। इंडिया विक्स तो 9:15 बजे पता चलेगा, लेकिन गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर है, प्री मार्केट कहाँ पर ऊपर हो रही है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस सब कुछ डिसाइड करेगा। तो क्रूड ऑयल तो सुबह सुबह खुल ही जाता है, तो हमें समझ में आया कि मार्केट कितनी नीचे खुलेगी, क्योंकि अगर हो सकता है कि युद्ध अगले कुछ घंटों में बंद हो जाए। ट्रंप का स्टेटमेंट कई बार वीकेंड पे ऊपर नीचे आता है, लोगों को नींद नहीं आती। तो दोस्तों इस पूरे सर्वे में काफ़ी लोगों ने मेरे को मदद की है, इन द सेंस काफ़ी लोगों का डेटा मेरे को मिला है। नटराजन जी, सुनील पोरवाल, जतिन अग्रवाल, नौटियाल जी, संतोष, डॉक्टर संदीप, दीपेंद्र, सुरेंद्र दहिया, श्रीनिवास भट्ट, विनीत शर्मा, डॉक्टर समीर, रघु, करतार जी, अनिल, राघवेंद्र जी, राजेश, निर्मला जी, सुदीप्ता, वैभव विध्वंस। तो सब लोगों ने काफ़ी रिस्पॉन्सेज दिए हैं, जिनके बेस पे मैं ये डेटा कलेक्ट कर पाया हूँ। ऑब्वियसली काफ़ी नाम मैंने मिस भी कर दिए होंगे, तो इन सभी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ये इतना जेन्युइन डेटा लोगों को मिल पाता है। और दूसरे ग्रुप्स में भी, क्योंकि उनसे हमने कंपेयर किया है, तो जो बाकी के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें भी सब ट्रेडर्स का धन्यवाद कि वो लोग जो रोज़ अपना वोटिंग करते हैं उसी के, देखिए दुनिया में वोट होता है ना तभी दुनिया चलती है, राइट। तो मेरे ग्रुप में भी है, वोटिंग होती है तो जनता का भाव पता चलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को भी बुकमार्क कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस देखने से हमें साइकोलॉजी समझ में आती है। क्योंकि ये वीडियो केवल 8 जुलाई का नहीं है, इस तरह की वीडियो लाइफ में हमें हमेशा काम आते हैं। जब भी कोई बड़ी इवेंट होती है, मिड डे में इवेंट होती है, राइट, मार्केट खुलने से पहले भी इवेंट थी, मार्केट के बीच में बड़ी इवेंट थी, तो उसमें क्या हो गया, लोग ट्रेनिंग में लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद वो जो ट्रेनर होता है वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाता, और लोग सबको अपना दोषी मानते हैं कि उसकी वजह से गलती होगी, उसकी वजह से नुकसान होगा। लेकिन फाइनली आपका अपना माइंडसेट है। तो इस तरह के वीडियोस आपको, शायद मेरे को लगता है कि लाखों रुपए की ट्रेनिंग देते हैं जो आपको कहीं और से नहीं मिलती। एक चीज़ और है, जो हमारा बड़े कैपिटल वाला ग्रुप है, करोड़ों की कैपिटल वाला ग्रुप है, उसमें मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि थोड़ा विमेन और ज़्यादा होंगी तो डाइवर्सिटी का भी वीडियो में ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप एक विमेन हो, तो अगर 50 लाख से भी ट्रेड कर रहे हो, तो आप उस ग्रुप में आ सकते हैं। इस फॉर्म के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हर किसी के लिए, अगर आप करोड़ों में ट्रेडिंग करते हैं उस लिंक को, उस फॉर्म को भर दीजिए, लिंक को क्लिक कर दीजिए, तो आप उस ग्रुप में आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको मेरा व्हाट्सएप का चैट ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके लिए भी लिंक है TOWC, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन तभी कीजिए अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, क्योंकि मेरे ग्रुप्स केवल ऑप्शन सेलर्स के लिए ही होते हैं। कमेंट्स में लिखिए आपको इस वीडियो से क्या पसंद आया। जो मेरा पहला वीडियो था कि कैसे करें करोड़ों से ऑप्शंस की ट्रेडिंग, राइट, करोड़ों से ऑप्शंस की सेलिंग, वो वीडियो आप देखिए, आपको थंबनेल में दिख जाएगा, क्योंकि उस वीडियो से मेरे को काफ़ी एक अच्छी कम्युनिटी भी मिली है, और उस वीडियो से आपको करोड़ों से, यानी कि बड़ी कैपिटल से ट्रेड करने का माइंडसेट भी समझ में आएगा। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका तो सजुजन, आपसे लूंगा विदा, और फिर लेकर आऊंगा कोई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार।